भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। दालों को लेकर भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हम विश्व में दालों के मामले में सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश हैं। देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती देने के लिए और किसानों के कल्याण के लिए इस स्थिति में एक बदलाव करना जरूरी है, और वो ये है कि हमें आयातक की भूमिका को नगण्य करना होगा। केंद्र सरकार इस विषय को लेकर बेहद ही संजीदा है और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत तरह की योजनाएं पहले भी चलाई जा रही हैं, और अब तो हम मिशन मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में जो बजट पेश किया गया है उसमें दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई है। ये मिशन किस तरह की होगी, 6 सालों के इस मिशन के दौरान क्या क्या उद्देश्य हैं जिन्हें लेकर आगे बढ़ा जाएगा, इस बीच किस तरह की चुनौतियां आ सकती है, इन तमाम विषयों पर आज विचार विमर्श कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, आप सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, बीज उत्पादन इकाई IARI पूसा से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही इस वक्त विचार विमर्श कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राहुल चौहान जी, आप निदेशक हैं आईग्रेन इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो विचार विमर्श कार्यक्रम में हम दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। एक फरवरी को पेश किए गए बजट में कृषि को लेकर कई तरह की घोषणाएं की गईं, और इन्हीं में से एक है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया गया है। इसके तहत तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन के मुख्य उद्देश्यों में जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि और कटाई के बाद भंडारण में सुधार और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार ने दलहन के क्षेत्र में ठोस प्रयास कर इसमें लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता पाई है। किसानों ने 50% तक अपने फसल क्षेत्र में इसकी काश्तकारी बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया है। सरकार ने दलहन की खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था भी की है। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहन की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर दालों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। केंद्रीय एजेंसियों जैसे नेफेड और NCCF में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की पर्याप्त मात्रा में खरीद के लिए तैयार रहेंगी। बता दें कि सरकार ने देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इससे पहले भी कई कदम उठाए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM दलहन को क्रियान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से दालों का उत्पादन बढ़ाना है। NFSM दलहन के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को उन्नत प्रथाओं पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उत्पादन और वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी, कटाई के बाद के उपकरण, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त में बीज मिनी किट के रूप में
दालों की उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। दालों की गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए NFSM के तहत दालों पर 150 बीज केंद्र स्थापित किए गए हैं। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी, आइए अब इस मिशन को विस्तार से समझते हैं। तो डॉक्टर चंद्रमोहन, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा आपसे कि हम जो अगले 6 साल के लिए मिशन मोड में जाने वाले हैं दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, उसमें खास तौर पर इस मिशन में क्या कुछ खास बातें होंगी? देखिए, सरकार ने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दलहन जो हमारी जो खाने की थाली है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो शाकाहारी जो हमारी जनसंख्या है उसमें प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत वो दलहनी फसलें हैं। और जो दलहन का उत्पादन अभी वर्तमान में जो हो रहा है उसकी जो खपत है उसकी प्रतिपूर्ति उसको नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में भी बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से स्कीमें चलाई जाती हैं जिससे दलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। जो लगभग हमारी उत्पादन है लगभग 24 मिलियन टन है और जो हमारी आवश्यकता लगभग 28 मिलियन टन की वर्तमान में है जी। और जिसमें लगभग 5 मिलियन टन जो हम आयात करते हैं और जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा जो धनराशि है सरकार की व्यय होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और 2030-31 तक जो हमारा कंजप्शन है वो लगभग 30 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम जो हम आयात कर रहे हैं जो दलहनों का, उसका उत्पादन हम अपने घरेलू उत्पाद से पूरा कर सकें और हमारे किसानों के माध्यम से पूरा कर सकें। उस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार इस क्षेत्र में मिशन मोड में जाना चाहती है, जिसके लिए इस बजट में इसकी घोषणा करी गई है, जो लगभग 6 साल का मिशन है। खास बातों पर ध्यान होगा अगले 6 सालों के लिए, उस पर बातचीत करेंगे। राहुल जी, इस बीच आपसे हम जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में समझना चाहेंगे। दालों के मामले में मांग और आपूर्ति का ये जो है वो कितना बड़ा है, वो भी अलग अलग दालों में हमें बताएं, जिस वजह से हमें आयात की स्थिति पर आना पड़ता है। नमस्कार मोनिका लेसा जी, और धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। देखिए, हमारा साल का जो प्रोडक्शन है दलहनों का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 240 से 250 लाख टन रहता है और खपत हमारी 280 लाख टन अब पहुँच चुकी है। तो जो बची मात्रा है 30 लाख टन की, हमें वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जिसमें मुख्यतः हम लोग तुअर का आयात करते हैं और साथ में उड़द का आयात भी किया जाता है और मसूर का आयात भी बड़ी मात्रा में देश में किया जाता है जी। अभी सरकार ने जो बजट में घोषणा की है 1000 करोड़ रुपए की 1 साल के लिए, मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि आप ये देखिए हम इतनी विशाल मात्रा में दलहनों का आयात करते हैं। अगर आप डॉलर की बात करें तो अप्रैल से जनवरी तक अभी जो आंकड़े हैं उसमें करीब 38,335 करोड़ रुपए हम लोग आयातकों को आयात के तौर पर हम दे चुके हैं। और यही अगर जो राशि है अगर हमारे किसानों के लिए इस्तेमाल की जाए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए की जाए, तो अवश्य ही हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर कदम उठा सकते हैं और ये हमारा जो है लक्ष्य पूरा भी हो सकता है जी। आपको बताना चाहूँगा 2009 से 2009 तक जो था भारत पल्सेस का निर्यातक देश था, परंतु विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो है पल्सेस का धीरे धीरे हमारे यहाँ उत्पादन कमज़ोर पड़ गया और हम एक बहुत बड़े आयातक देश के तौर पर हम माने जाते हैं। हम करीब 60% तक का जो 70% घरेलू खपत जो हमारे 70% जो है हम अपना घरेलू खपत से पूरा करते हैं, बाकी जो मात्रा है 35 से 40% वो आयात द्वारा की जाती है। तो ये परिस्थितियां क्यों, कैसे बनी हैं और इसको हम कैसे पलट सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे आगे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दलहन है उसके उत्पादन की बहुत बात की जा रही है, समस्या यहाँ पर क्या है? क्या उत्पादन हमें बढ़ाना है या उत्पादकता? जरूरत किस चीज़ की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाए इस समस्या को निपटाना बड़ा मुश्किल है जी। तो इसमें अगर हम देखें तो जब दलहन उत्पादन होता है तो उसमें कई कारक होते हैं, कई घटक ऐसे होते हैं जो दलहन उत्पादन और उत्पादकता दोनों को प्रभावित करते हैं। दलहन बड़ी नाजुक फसल है और इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, हालांकि इसके बहुत से लाभ भी हैं। तो जैसे कम पानी में दलहन की फसल आसानी से हो सकती है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दलहन, और जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें आज भी वेजिटेरियन पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो और जो कृषक है
वो छोटी जोत का है। तो कई समस्याएं ऐसी हैं, लेकिन इनका समाधान भी अनुसंधान के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो जो सरकार ने योजनाएं चालू की हैं उसमें रिसर्च को बढ़ावा देते हुए इस प्रकार की प्रजातियां निकाली जाएं जो उस क्षेत्र के लिए अनुकूल हों, कम अवधि में पकती हों और उत्पादकता में रोग रोधी हों और उत्पादकता में भरपूर हों। तो इस तरीके से अनुसंधान अगर हम करेंगे और टेक्नोलॉजी और प्रजातियों का समन्वय एक साथ करेंगे तो हम उत्पादकता में आगे बढ़ेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी जो एवरेज उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर चंद्रमोहन, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जब हम कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल को देखते हैं तो उसमें जो दलहन का हिस्सा है वो क्षेत्रफल के हिसाब से करीब 23% है, लेकिन उत्पादन के मामले में 9 से 10% है। तो ऐसे में ये बताएं कि जबकि ज़मीन की जोत भी छोटी होती जा रही है आज हमारे यहाँ पर, तो ऐसे में इस क्षेत्रफल को और बढ़ाने का कितना स्कोप अभी आपको नजर आता है? देखिए, इसको स्कोप तो है ही, क्योंकि जो हमारा जो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें जो धान की खेती के बाद जो भूमि है वो खाली रह जाती है, जिसको हम राइस फैलो एरिया कहते हैं, उसमें काफ़ी स्कोप है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कहते हैं। तो उसमें हमने जो हमारा NFSM स्कीम थी उसमें भी काफ़ी जोर दिया था कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर सिर्फ एक ही फसल ली जाती है उसमें दलहनों को कैसे हम लेके जाएँ। साथ साथ फिर ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल एरियाज थे जहाँ पर सिंचाई आ जाने के बाद किसानों ने दलहन की खेती छोड़ दी थी, लेकिन सिंचाई या भूमि से जल निकालने के कारण भूमि का जो वाटर टेबल है वो भी डाउन जा रहा है। तो उस क्षेत्र में भी हम अपना दलहन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दलहन बहुत कम पानी में होने वाली फसलें हैं। तो अगर किसानों का रुझान हम ऐसे क्षेत्रों में बढ़ा दें जहाँ और उनको पर्याप्त मात्रा में जो उनका उत्पादन का जो प्राइस है वो मिल जाए, तो उनका एरिया एक्सपेंशन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उत्पादन नहीं होता है या जहाँ किसान छोड़ चुके हैं या जहाँ पर किसान धान के बाद कोई और फसल नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पे पर्याप्त हमारे पास स्कोप उपलब्ध है कि हम इनका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। और तो जरूरत ये है कि किसानों में जो रुझान है, जो रुचि है, वो पैदा की जाए। डॉक्टर राहुल, जैसे कि आप इससे पहले हमें बता भी रहे थे, उसी बात पर मैं फिर से आना चाहूंगी कि एक स्थिति ऐसी आ चुकी थी जब हम लगभग आत्मनिर्भर बन चुके थे दलहन के मामले में, फिर ऐसा क्या हुआ कि जो किसानों की रुचि है, जो उनका रुझान है, वो वहां से वापस मुड़ने लगा, और इस स्थिति को हम कैसे पलट सकते हैं? देखिए मोनालिसा जी, एक्चुअली क्या होता है, किसान केवल वही फसल बोता है जिसके प्राइसेस जब उसने वो फसल सोल्ड की थी लास्ट सीजन में वो ज़्यादा हों और बुआई के टाइम में वो प्राइसेस ज़्यादा हों। तो जैसे जैसे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे थे वैसे जो दाम थे दलहनों के वो कम होते चले गए। उस वजह से जैसे दूसरी क्रॉप्स थी, सरसों, गेहूँ, सोयाबीन, इसकी तरफ किसानों का रुझान बढ़ा। तो कई एरिया ऐसे हैं, MP है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, जहाँ पर सोयाबीन की और दलहनों की बिजाई एक साथ की जाती है और सोयाबीन की प्राइसेस MSP से बहुत अधिक थे, तो वो एरिया कन्वर्ट हो गया सोयाबीन की ओर। ठीक इसी तरह चना और मसूर का एरिया जो है हमारा गेहूं की ओर और सरसों की ओर बढ़ा है। तो एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं उत्पादकता बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में दलहनों की उत्पादकता क्या है और विदेशों में हमारे क्या उत्पादकता आ रही है। देखिए, मसूर की उत्पादकता हमारे देश में 950 से 1000 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर है। वहीं दूसरे कनाडा में ये 1230 से 1400 मैट्रिक टन है। आप देखिए कि कितना विशाल अंतर है जी। तो इस टाइप के हमें उच्चतम क्वालिटी के बीज हमें मुहैया कराने पड़ेंगे किसान को, नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम दलहनों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जो पैसा हम बाहर निवेश कर रहे हैं, जो पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, वही पैसा अगर हमारे किसान के पास आता है तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम होगा। सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि अभी PM आशा योजना के तहत 3 दलहनों की 100% खरीद की योजना बनाई है, जिसमें मसूर, उड़द और तुअर शामिल है। ये बहुत बड़ा कदम है किसानों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि आप अगर दलहनों का उत्पादन बढ़ाते हैं तो ये आपकी ज़मीन के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ती है। बिल्कुल, इसके फायदे कई हैं, इन फायदों के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर चंद्रमोहन, जो MSP है, जो उचित दाम है, अगर वो किसानों को मिलेगा तो जाहिर तौर पर उनकी रुचि भी होगी दलहन उत्पादन के लिए। अभी तो लगातार MSP में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं और दालों में भी अभी उच्चतम स्तर जो है अब तक का वो MSP में उन्हें मिल रहा है। इसमें और क्या कुछ किए जाने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए,
सरकार हर वर्ष MSP निर्धारित करती है और वो उसको सुनिश्चित करने के लिए, अगर विशेषकर हम दालों की बात करें तो उसमें सुनिश्चित करने के लिए भी हमारी एक प्रणाली बनी हुई है, जिसमें हमने, जैसा चौहान साहब ने बताया कि हमारी जो तुर है, अरहर है, मसूर है और उड़द है, इनमें जो हमारी NCCF और NAFED 2 संस्थाएं हैं जो पहले जो 25% का प्रोक्योरमेंट जो पूरे उत्पादन का होता था वो करती थी, अब जो बढ़ाकर सरकार ने 100% कर दिया है, क्योंकि इन्हीं फसलों में सबसे ज़्यादा आयात हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने जो MSP अपने किसान भाइयों को दे के इन्हीं को समृद्ध करते हुए इनसे उत्पादन करा के और अपने देश के दलहन उत्पादन को बढ़ाएं और अपने भंडार भर सके। MSP को पूरी तरीके से किसानों को देने के लिए सरकार की जो PM आशा स्कीम है उसका प्रावधान भी है और इसमें जो ये एजेंसियां लगी रहती हैं, तो इसमें पूरे तरीके से इंश्योर किया जा रहा है और इसको थोड़ा व्यापक स्तर पे और ले जाने की जरूरत है, ताकि किसान भाई अपना MSP को प्राप्त करके संतुष्ट हों और दलहन उत्पादन में आगे उनकी रुचि बनी रहे। बिल्कुल, तो ये सुनिश्चित होना बेहद ही जरूरी है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो पूरा का पूरा हो। यहाँ पर शोध अनुसंधान की भी बात हो रही थी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की महसूस की जा रही थी कि जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, किस्में हैं, वो इजाद हो। इस दिशा में कितना काम हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अनुसंधान की बात है तो अगर आप देखें तो दलहनों में बहुत क्रांति आई है, बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ विकसित की गई हैं। खासकर जो लंबी अवधि की पहले प्रजातियाँ होती थीं वो कम अवधि में परिवर्तित हुई हैं। और उसमें अगर देखें तो जैसे आपका किसकी अरहर की है, अरहर एक बहुवर्षीय फसल से लेके फिर 180 दिन की हुई और आज अरहर में 60 ड्यूरेशन 125 दिन से लेके 180 दिन तक की प्रजातियां हैं। और दूसरा मूंग की अगर देखें तो साठिया मूंग की आजकल बात होने लगी, 60 से 65 दिन में मूंग उर्द आने लगा। तो वैरायटियों का एक अहम रोल है। इसके अलावा जो नए एरिया हैं उनमें जब 60 ड्यूरेशन वैरायटियाँ होंगी वो ज़्यादा पहुँच अपनी बढ़ाएंगी। दूसरी, आपको पता है कि दलहन में कुदरत ने एक अजीबोगरीब उनको शख्सियत दी है कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं ज़मीन में। तो कोई भी दलहन फसल जब आप करते हैं तो ये मानते हैं कि 14 से 20 kg नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो ही जाता है अगर उसमें नोडिलेशन पर्याप्त हो। और जो हमारी स्थिति है वो ये है इस समय कि चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, राइस वीट, इससे हमारी जो उर्वरा शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है और दलहन वहाँ से शिफ्ट हुई है। लेकिन जब कम अवधि की प्रजातियाँ होंगी तो वो अपना रोल प्ले करेंगी और इन बीच में जो अंतराल होगा उसमें आएंगी। जैसे अभी गेहूं कटने के तुरंत बाद राइस तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय मिलता है, तो मूंग की काफ़ी डिमांड बढ़ी है क्योंकि अब प्रजातियां हैं जो 60 से 65 दिन में आ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक प्रजातियों का समुचित विकास नहीं होगा और वो किसानों को उनका बीज उपलब्ध नहीं होगा, तो अब तो गवर्नमेंट ने बीज मिशन भी की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय प्रजातियां हैं उनका बीज किसी तरीके से किसानों तक पहुँचे। उसमें अकेले गवर्नमेंट संस्थान ही बीज उत्पादक का कार्य पूरा नहीं कर सकते, तो उसमें किसानों की सहभागिता भी लें। बिल्कुल, तो किसानों को भी आगे आना होगा, उन्हें भी बीज उत्पादक बनना होगा। उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्नतशील जो बीज है वो व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध हो किसानों को, ये किस तरह से सुनिश्चित होगा, इन तमाम विषयों पर आगे भी बातचीत करेंगे। साथ ही इस मिशन में और कुछ क्या खास बातें हमें देखने को मिल सकती है ये भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।
ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। विकास की तस्वीर को समझिए, एक तरफ गेहूं तो दूसरी तरफ सरसों के खेत। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि आज हम सबगा गांव में पहुंच गए हैं। इस गांव में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की। सम्मान निधि आपके गांव में जो मिल रही है आपके परिवार को मिल रही है? जी जी। कहते हैं कि एक ऐसा सम्मान है जो हमारे किसानों की जरूरत पूरी करता है और किसानों को सम्मानीय तौर पर दिया जाता है। आपको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है। आज से अगर हम नजर डालें 15 साल पहले तो कैसा? 15 साल से तो बहुत बदलाव आ रहा है। अब जो है घना बदलाव है। पहले से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन तो बढ़ा, नवी की समय पे उस उत्पादन से बदलने लग रहा। बढ़ गया। हाँ। कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपको लगता है कि आज की आज ठीक? ना जी, कोई नहीं समस्या ना। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 3 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात कर रहे हैं दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। बातचीत हो रही थी इससे पहले कि किसानों को जो उन्नत किस्म के बीज है वो मिलने बेहद ही जरूरी है ताकि उनका इस्तेमाल वो खेतों में कर सके। डॉक्टर चंद्रमोहन, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यही है कि किस तरह से किसानों के लिए ये उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, किसानों को जो उन्नत बीज का पहुंचाने का जो माध्यम है उसमें हमारी कई संस्थाएं जुड़ी रहती हैं और जो हमारे स्कीम है उसमें भी एक महत्वपूर्ण घटक रहता है कि किसानों को किस तरीके से अच्छा बीज मिले। अब बीज पहुंचाने की बात करते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है और भी कई संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, जैसे भारतीय बीज सहकारी समिति एक नया कोऑपरेटिव आया है सरकार का, और इसी तरीके से क्रिब्को है, IFDC है और भी कई संस्थाएं, और राज्य स्तर पे स्टेट सीड कॉरपोरेशन है। इसी तरीके से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं। और अगर विशेषकर पल्सेस की बात करें तो विगत कुछ वर्षों में लगभग सरकार ने 150 सीड हब पल्सेस के बीज उपलब्ध कराने के लिए देश में चालू किए थे, जिसका लक्ष्य 1000 कुंटल बीज उपलब्ध प्रति सीड हब के दर उससे रखा गया था। तो बीज को उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। इसी तरीके से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हमारी हैं जो ICR या SOS द्वारा जो प्रजातियां विकसित की जाती है उसका प्रमाणित बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध कराती हैं। तो एक पूरा तंत्र के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। और विभिन्न जो हमारी जो स्कीम है या आने वाला जो हमारा मिशन है उसमें भी बहुत सारे घटक ऐसे रहेंगे जिससे अच्छी गुणवत्ता का बीज किसान जो बीज उत्पादक हैं वो उत्पादन कर सकें, और जो किसान इसमें रुचि रखते हैं इसको उत्पादन के लिए उसमें मिनी किट्स के माध्यम से या आधी कीमत पे बीज किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रजातियों का मिल सके। बिल्कुल। तो यहाँ पर बातचीत में डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने हमें ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि किसान खुद भी बीज उत्पादक बन सकते हैं। तो जो किसान बीज उत्पादक बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र? देखिए, आजकल हर संस्थान ने, क्योंकि जो सरकारी संस्थान उनके पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, भूमि की उपलब्धता एक सीमित दायरे में है। तो और आपको भी पता है कि अंतिम उपभोक्ता तो किसान है तो वहाँ तक बीज पहुँचाने में अगर कृषक की सहभागिता भी शुरू की जाए, उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और ICR ने एक बड़ा संयुक्त प्रयास किया और बहुत ही उसके आंकड़े अच्छे आए। उसमें किसान को उसमें मूल में रखा और उसको प्रशिक्षण देके उससे बीज उत्पादक का कार्य शुरू कराया। और उसके सुखद परिणाम ये रहे कि किसानों की आय भी बढ़ी और उस क्षेत्र में
बीज की उपलब्धता बहुत जल्दी हुई। तो कोई नई प्रजाति जब निकलती है, अगर उसमें किसान की भी सहभागिता हो जाए तो उसमें बहुत जल्दी उस वैरायटी का प्रसार होता है। दूसरा जो आपने कहा, इसमें एक पल्सेज में मुख्य घटक ये है कि उसमें बीमारियां और वो भी बहुत आती हैं। तो जो नई प्रजातियां वो रोगरोधी होती हैं, तो उनसे जितनी जल्दी वो क्षेत्र लेंगी उतना ही कम से कम उत्पादन बढ़ेगा और समृद्धता आएगी। बिल्कुल। इसके साथ ही इसमें एक आर्थिक लाभ का दृष्टिकोण भी है। तो राहुल जी, मैं आपका कमेंट इस पर चाहूंगी कि आपको आर्थिक लाभ की दृष्टि से क्या लगता है? किसान अगर बीज उत्पादक बनता है, एक इसी को लेकर स्टार्टअप की शुरुआत करता है या फिर इसी तरह से इसको एक व्यवसाय उद्यम का रूप देता है, तो इसमें कितनी संभावना आपको लगती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर किसान एक एज अ सीड मैन्युफैक्चरर बन के आता है तो उसको अवश्य ही फायदा हुआ। जितनी भी हमारी 22 क्रॉप्स की एमएसपी निर्धारित की गई हैं, उसमें सबसे अधिक जो एमएसपी में वृद्धि या कहें तो जो सबसे अधिक एमएसपी है वो दलहनों में होती है, दलहनों की है। तो अगर दलहनों का किसान खुद ही अगर वो दलहनों का बीज बढ़ाता है तो अवश्य ही जो है उसको आर्थिक सहायता से प्राप्त होगी और ये बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और अलग अलग एरियाज़ में सरकार का पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। किसान एज अ सीड मैन्युफैक्चरर आता है तो अवश्य ही किसान के साथ साथ जो हमारी आत्मनिर्भरता है दलहनों पर, वो भी हमारी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, ये तो बीज की बात हो गई। आइए एक दूसरे आदान की ओर चलते हैं, खाद उर्वरकों की बात करते हैं। तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र हमें बताएं कि किस तरह के पोषक तत्व प्रबंधन की जरूरत होती है। जैसे कि आपने बताया कि खासियत ये है कि ये खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो जो भूमि की उर्वरता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये दालों की फसलें, लेकिन उनमें किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन किया जाता है और क्या किसान ये समुचित रूप से कर पा रहे हैं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और दलहन को जैसा मैंने कहा कि जमीन का स्वास्थ्य और मनुष्य का स्वास्थ्य जी हमारी थाली वो पूर्ण रूप से सक्षम करने में दलहन की में वो कुव्वत है। और दलहन का पोषण कैसे हो वो एक अहम मुद्दा है जी। तो दलहन, जैसे ही दलहन की बात आती है तो सबसे पहला एक दिमाग में आता है कि इसमें खाद की आवश्यकता कम होगी और पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें ये चीज़ें इनपुट रिस्पॉन्सिव हैं, अगर दलहन में खाद और उचित मात्रा में दिया जाए तो उसकी पैदावार 2 गुनी हो सकती है। तो जैसे अभी तक जो आंकड़े थे आपने देखा होगा कि बीज में एक अकेले कुव्वत है कि वो 15 से 20% यील्ड को बढ़ा सकता है अगर नई प्रजाति लेता है आदमी तो। और दूसरा, अगर उसमें ये सब चीज़ें मिला दी जाएं, जैसे कि समय पे खाद की उपलब्धता जो एक अहम विषय है। दूसरा, पोषक तत्व जमीन में कम हो रहे हैं, उर्वरा शक्ति जमीन की कम है, वो ठीक है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, लेकिन इनको भी और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो वो उसकी समय पे आपूर्ति। तीसरा, इसके अलावा एक तीसरा आयाम भी है कि हमने जैसे शुरू में कहा कि बड़ी संवेदनशील फसलें हैं ये, तो रोगरोधी और रोगों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्टिलाइजर के साथ साथ किसानों तक केमिकल का पहुंचना भी बहुत आवश्यक है, जिससे कि व्याधियों को और कीटों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन बात यहाँ पर यही आ जाती है कि किसान जब इतने आदान या इनपुट्स लगाएगा तो उसमें उसकी लागत भी बढ़ेगी। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि हम अक्सर कहते तो हैं कि किसान बस धान गेहूं की फसल ही लेता जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा उनको सब्सिडी भी मिलती है और ऐसे में लागत का खर्च इस तरह से नहीं आता है जैसे दालों या दूसरी फसलों में। तो किसानों के बीच रुचि कैसे पैदा हो अगर उसको उस तरह से सब्सिडी ना मिले? एक बात ये भी कही जाती है कि तार्किक सब्सिडी अगर इसमें भी मिले तो हो सकता है कि किसानों के बीच इसकी और भी जो रुझान है वो हो। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों को हम जो दलहन है उन पे सब्सिडी नहीं देते हैं। अगर हम शुरू से बात करें तो हम छोटी जोत के जो किसान हैं उन्हें मिनी किट की उपलब्धता कराते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार देती है। विभिन्न राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं बीज उत्पादन में, उनके माध्यम से राज्य कृषि विभागों को उपलब्ध कराते हैं और वो अपने छोटे किसान भाइयों को उनको उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ जैसा कि आपने पहले भी बात की कि जो किसान बीज उत्पादक हैं उन बीज उत्पादन करने के लिए भी ऐसी संस्थाएं जो किसानों के माध्यम से बीज उत्पादन कराती हैं उनको भी हम अनुदान देते हैं
और जिसका जो भी अनुदान की राशि होती है उसका 75% अनुदान किसान भाइयों को जाता है, ताकि वो अच्छी गुणवत्ता का बीज एक अच्छे दर पे किसानों से हमें मिल सके, और उनको जो भी उनकी जो पैसे की प्रतिपूर्ति हमारी असिस्टेंस के माध्यम से भी कर सके। और 25% अनुदान हमारी संस्था को दिया जाता है, क्योंकि बीज उत्पादन एक बहुत ही तकनीकी कार्य है जिसमें काफ़ी खर्चा आता है आमतौर पर। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें, जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो किसान भाई जो बीज उत्पादन के बाद जो कमर्शियल स्तर पे जो इन फसलों को लगाना चाहता है, उनको 50% अनुदान पे हमारी जो वर्तमान में जो स्कीम चल रही है NFSM, उसमें भी बीज उपलब्ध किया जाता है। और अब आगे हम प्रोक्योरमेंट का भी हमने व्यवस्था कर रखी है, तो सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है और अभी भी कर रही है, और आगे भी इसको मिशन मोड में ले जाने के लिए भी ये प्रपोजल रखा गया है। जी, तो राहुल जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि दालों के मामले में ये जो लागत और आमदनी का गणित है, क्या ये आपको किसानों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। अगर मैं गेहूं और धान और अन्य फसलों के साथ कंपैरिजन करता हूं, जो कीटनाशक, जो फर्टिलाइजर्स, जो भी उसको न्यूट्रिशन देना चाहते हैं क्रॉप्स में, उसकी उत्पादन लागत दलहनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। दलहनों में पानी की कम ज़रूरत है और एक दो वर्षा ही बहुत होती है दलहनों के लिए, और जो कीटनाशक हैं और जो फर्टिलाइज़र हैं उसमें भी यूसेज कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जो धान है और गेहूं है। तो आप ये देखिए, अगर दलहनों का उत्पादन बढ़ता है हमारा, तो जो लागत खर्चा है किसानों का, उन दोनों फसलों से कंपेयर कर रहा हूँ, धान और गेहूं से, वो भी कम रहेगा, तो उनका मार्जिन जो है वो जो लाभ है वो उनका बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ज्ञानेंद्र, अब आपसे जानना चाहेंगे, बीजों की बात हो रही है, उन किस्मों की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन भी हम देख रहे हैं जो किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती बन के आ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के नज़रिए से दालों की खेती किसानों के लिए कितनी मुफीद हो सकती है और इस दिशा में क्या कार्य हो रहे हैं? जैसे जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा है और दलहन उसमें एक अपना अहम रोल निभा सकता है। जैसे मैंने कहा, दलहन पहले जो दलहन थी वो बहुवर्षीय से लेके लंबी अवधि की थी जी। लेकिन अब जो अनुसंधान के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ का डेवलपमेंट बहुत हुआ है, जो उस पॉकेट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से प्रजातियाँ फिट होती हैं। जैसे दलहन के अक्सर आपने देखे होंगे पॉकेट, जैसे राजमा है, राजमा एक हिली रीजन में है और रबी राजमा है, स्पेसिफिक है, तो वहाँ के हिसाब से वैरायटियों का विकास हुआ है। मूंग और उर्द को प्रजातियाँ ऐसी आई हैं जो कम अवधि में और पर्टिकुलर गंगा इसके जो उसमें घटक में उसमें फिट हो रही हैं। मसूर की जो सेंट्रल इंडिया की जो फोर्स मैच्योरिटी की प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए कुछ वैरायटियाँ 108 दिन की आई हैं। तो ये जो संयुक्त प्रयास हुए हैं जिनमें क्लाइमेट रीजन वैरायटियाँ और ये रीजन स्पेसिफिक वैरायटियों का जो विकास हुआ है, तो और जो प्रतिरोधी क्षमता जो उसमें आई है, उससे बहुत ही आगे का भविष्य सुखद है। जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव किए हैं, जैसे कि अभी MSP का बढ़ जाना इस समय सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस बार भी अगर घोषणा हुई है तो दलहन में ही हुई है, जिससे किसानों का रुझान भी हुआ। अब ऐसा नहीं, किसान भी अब समझने लगा है। अब इस साल के मैं आपके बात बताएं, हम तो रोज़ किसानों से जुड़े रहते हैं। इस बार हमारे पास पूसा कृषि विज्ञान मेला होना है, उसमें सबसे ज़्यादा मूंग की डिमांड आ रही है, वो भी पंजाब जैसे राज्य से। तो इसका मतलब वहाँ के लोगों को अहमियत पता लगी है कि अगर स्वास्थ्य सुधारना है ज़मीन का और अपना खुद का, तो दलहनों का क्रॉपिंग सिस्टम में समावेश करना पड़ेगा, जो कि पहले सीरियल टू सीरियल शिफ्ट हो गया था। तो कहीं न कहीं हमको दलहन को उसमें लाना अब नजर आने लगा है। पिछले कई सालों से सरकार इस दिशा पे जो प्रयास कर रही है उसके परिणाम अब नजर आने लगे हैं, लेकिन उसको अभी और तेजी देने की जरूरत है, जिसके कारण सरकार अब मिशन मोड में जाने वाली है और उसकी तमाम तैयारियां चल रही है। इस विषय पर बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। कई विषयों पर हमने बातचीत की। आइए, आदानों की बात तो हम कर चुके हैं, अब कटाई उपरांत की परिस्थितियों पर भी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर चंद्रमोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मिशन है इसके तहत भंडारण को लेकर किस तरह के कार्य किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भंडारण भी एक समस्या है किसानों के लिए। देखिए, भंडारण की जो बात करें, इसमें जो दलहनी फसलें, इसमें विशेष रूप से भंडारण की बहुत आवश्यकता, अच्छी तरीके से भंडारण की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो भंडारण के दौरान भी काफ़ी कीट लगते हैं। तो बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं। अगर सीड की बात करें तो सीड जो बीज विधायन संयंत्र है उनके पास सीड स्टोरेज गोडाउन होते हैं। इसी तरीके से वेयर हाउसेज होते हैं जिसमें, या डैफेड और NCCF के क्षेत्रीय स्तर पर वेयर हाउसेज है जिसमें इसकी भंडारण किया जाता है। तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खुलते हैं जिसपे किसान अपना उत्पाद सप्लाई करता है। और साथ साथ अगर बीज की बात करें तो बीज उत्पादन जो किसान करता है वो भी अपना जो भी संस्था उसके माध्यम से उत्पादन कराती है उसको अपना बीज सप्लाई करता है। तो जो भंडारण के लिए समूची व्यवस्था है, और किसान भाई जो भी संस्था के पास अपना उत्पाद लेके जाते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको क्रय करके सही समय पर उसका मूल्य प्रदान करके सही तरीके से भंडारण करें, क्योंकि भंडारण भी एक बहुत विशेष कारण है कि अगर सही तरीके से दलहनी फसलों का भंडारण नहीं किया जाता उसमें कीटों से काफ़ी नुकसान, जो भंडारण के टाइम में समय लगते हैं तो कीटों से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसकी प्रक्रिया। तो राहुल जी, यहाँ पर आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये कटाई उपरांत जो हानि हो जाती है उसको रोकने के लिए और किस तरह के प्रयास की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? देखिए, भंडारण के लिए अभी हमें बहुत बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ पर। भंडारण की जो क्षमता है हमारी गेहूं में और धान के अंदर अच्छी भंडारण क्षमता है। परंतु दलहनों की बात करें तो दलहन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दलहन जो फसल एक हाईली पेरिशेबल आइटम है, उसमें कुछ टाइम बाद में, जैसे चना है, चना में 6 महीने में चना में डंकी हो जाता है, खराब होने लगता है। उसी टाइप से जो अन्य पल्सेस की क्रॉप हैं, फसलें हैं, उसमें भी कीटों की जो कीट जो हैं वो ज़्यादा जल्दी लगते हैं और बहुत ही एक नाजुक कह सकते हैं फसल है। अगर भंडारण हमारा अच्छा होगा तो जो किसान ने जो उत्पादन किया है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा, और जहाँ जाना चाहिए, जैसे प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है हमारी, जहाँ वो प्रोटीन जाना चाहिए वहाँ वो प्रोटीन पहुँचेगा। जी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम बात करें कि किस तरह से भंडारण के दौरान भी बहुत हानि हो जाती है, तो ऐसा न हो इसके लिए किसान क्या कर सकता है? जब वो भंडारण के लिए अपने दाल को भेज रहा है तो क्या कुछ खास सावधानी है जो उसे बरतनी चाहिए? बिल्कुल, जैसा भंडारण में 5% से लेके और कई बार दलहन में 50% तक नुकसान होता है जी, जिससे कि किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो किसान को, और भंडारण जो भी दलहन है उसके भंडारण के बाद खराब होने के चांस कहाँ पे आते हैं? अगर उसको उचित ढंग से सुखाया न गया हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। और दूसरा है कि वो जो खेत से लेके और भंडारण तक कहीं भी अगर असावधानी हो गई तो दलहन में, क्योंकि वो प्रोटीन है, उसको सब चाहते हैं, प्रोटीन को कीड़े भी पसंद करते हैं, तो उससे बचाने के लिए सबसे समुचित है कि आप
उचित रखरखाव रखें। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार ने जो बड़े बड़े वेयर हाउस की बात हो रही है उसमें बड़े लोग, बड़े किसान एकजुट होकर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन छोटे स्तर पे उनको रखने के लिए जो विधियां हैं उसमें गवर्नमेंट को अभी और सोचना है। और मुझे लगता है कि गांव लेवल पे गवर्नमेंट जा भी रही है कि आजकल अनाज भंडारण के वो कंटेनर वगैरह भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस पे भी सब्सिडी है। तो मुझे लगता है कि भंडारण की समुचित व्यवस्था कहीं न कहीं करनी होगी। उसके लिए किसान को भी प्रशिक्षित करना होगा कि इसको बीज को ज़्यादा से ज़्यादा सुखा के और जो समुचित प्रबंधन है उसको कर सकते हैं। हालांकि दलहन में शुरू से टीकाकरण की बात होती है, जिस दिन से वो बोया जाता है उस दिन से हम टीके की बात करते हैं कि उत्पादन के लिए टीका जरूरी है। ऐसे ही रखरखाव के लिए भी समुचित प्रबंधन की आवश्यकता है, उसमें गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान देगी तो किसानों को प्रशिक्षित करेगी, तो उसमें भी उन्नति तो प्रशिक्षित करने और जागरूकता अभियान चलाए जाने की बेहद ही ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है। तो बताएं हमें डॉक्टर चंद्रमोहन की क्या प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं। देखिए, जो प्रशिक्षण है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है किसी भी मिशन या स्कीम का, क्योंकि जो भी प्रयास किसानों तक, जो भी प्रयास कोई संस्था करती है या कोई भी नई प्रणाली किसी भी उत्पादकता में लाती है तो उसको किसानों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी होता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब नई नई प्रजातियां, नई नई तरीके भंडारण की बात करें या कीटों से बचाने की बात करें या छिड़काव की बात करें या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करें, तो उस जो भी प्रक्रिया है नए बीज को कैसे प्रयोग किया जाए उसकी, तो प्रशिक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक रहता है। और इसी के साथ साथ विभिन्न स्कीमों में क्या घटक हैं जो जिससे किसान भाई या और भी जो हितधारक है उनको क्या क्या मिल सकता है। तो प्रशिक्षण एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसमें भी, और हर स्कीम में एक प्रशिक्षण का एक घटक रहता है। और इस जो मिशन है इसमें भी हम एक घटक रखेंगे जिससे सारे के सारे जो हितधारक हैं उनको जो भी स्कीम का लाभ है या उसी स्कीम का लाभ ना होकर और भी जो स्कीम है जिससे वो लाभ प्राप्त करके हमारे दलहन के उत्पादन के क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर सके, तो उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम तो उन तक पहुंचेंगे और उनके ज्ञान की वृद्धि करेंगे ताकि वो आगे इसमें बढ़ सकें। इस मामले में पहले से भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे इसे और भी गति दी जाएगी। राहुल जी, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में चुनौतियाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा सामने आ सकती हैं सरकार के? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे लिए खाना ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, और प्रशिक्षण भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे किसान को यह नहीं पता कि कौन सी फसल किस टाइम बोनी है, क्या उसमें कीटनाशक है, क्या उसमें यूरिया कब डालना है, कब पानी देना है, तो उत्पादकता पर असर पड़ेगा और जो उसको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो प्रशिक्षण एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि डॉक्टर चंद्रमोहन बता रहे हैं कि इस पर तो और ध्यान देने की ज़रूरत है ही और काम किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही हमें बताएं राहुल जी कि जो आज का युवा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है उनमें इस मामले में दलहन की ओर रुचि पैदा करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे आकर्षित हों इस ओर? देखिए, नई जनरेशन जो है अभी थोड़ा जैसा जैसा हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है, एग्जाम्पल एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के आसपास, तो नई जनरेशन जो है आधुनिकीकरण की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं वो। तो अभी हमें ज़रूरत है कि जो नई जनरेशन है उसको किसानी के लिए, कृषि के लिए हम लोग उसको आगे प्रोत्साहित करें, उनको बताएं, उनको प्रशिक्षण दें कि इससे कितना फ़ायदा है कितना नहीं है। आप ये समझिए, किसान जो है वो अपने आप में एक इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वो हर काम करता है अपनी फसल को करने के लिए, मतलब पैदा करने के लिए। तो युवाओं का प्रशिक्षण के तौर पर उनको प्रोत्साहित करने की में बहुत ज़रूरत है ताकि हमारा जो आत्मनिर्भरता है किसी भी फसल में, दलहन के अलावा तिलहन भी है, उसमें हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़े, उत्पादन बढ़े। और भारत जैसा हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश है, वो एक उस तौर पर बढ़कर आए और हम देख के बड़े दलहन निर्यातक भी बन सकें। बिल्कुल। तो इस मामले में डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आपके अनुसार कौन सी चुनौतियां आ सकती है? देखिए, सबसे जो अहम है उत्पादन के बढ़ाने में जो से जितने घटक हैं उनको तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, चाहे वो वैरायटी का रिप्लेसमेंट हो, वैरायटी में क्षमता लाना हो कि वो रोगरोधी हो, और उसके गुणवत्ता की बात
करें, जैसे आजकल न्यूट्री मिशन चल रहा है जी। तो उसमें FE रिच और जो जैसे बात से वो आती है कि ऐसी फसलों का, ऐसे अनाज का विकास हो जिसमें कि गुणवत्ता के साथ साथ उसकी पोषक गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें दलहन का एक अहम रोल है। जैसे FE रिच लेंटिल की बात होती है तो उसमें कई प्रजातियां ऐसी आई हैं इस तरीके की, और आजकल लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो चूंकि जो प्रसार के माध्यम है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों का वो भी बढ़ रहा है, तो इसका उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ रहा है और उसको नई नई चीज़ों की जानकारी भी हो रही है। उसको पता है कि अगर हम अपनी डाइट में लेंटिल FE रिच रखेंगे जो लोह तत्वों से भरपूर है, तो उसमें हमको, हमारे शरीर को ये मिलेगा, तो वो उससे उसकी इंटेक कैपेसिटी बढ़ रही, वो कोशिश कर रहा है कि इन प्रकार मेरी थाली में ये होना चाहिए। तो उससे तो दलहन को अब लोग ऐच्छिक रूप से, देखिए 1 किलो अगर दलहन की बात करें, 1 किलो दलहन से, दाल से मुझे लगता है 20-15 लोग आराम से खा सकते हैं। 1 किलो मीट से 3 लोग ज़्यादा 4 लोग खा सकते हैं। तो और वो हाइजेनिक भी, दलहन हाइजेनिक है, तो वो इससे लोगों की समझ में जो है वो हो रही है, लोगों की खान पान की आदतें बदल रही है, सेहत को लेकर और भी ज़्यादा सचेत हो गए हैं, तो इसलिए प्रोटीन का ये बहुत अच्छा स्रोत है, तो इसे अपने खान पान में लोग शामिल ज़रूर करना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपसे डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं जाते जाते ये जानना चाहूँगी कि किस तरह के कार्य अब और तेज़ी से हमें देखने को मिलेंगे इस मिशन के तहत, क्योंकि केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया है कि हम 2028-19 तक आयात दालों का बंद करना चाहते हैं, तो बहुत ही टारगेटेड जो है वो लक्ष्य रखा गया है। कैसे प्राप्त करेंगे हम इसमें? देखिए, जैसे आपने बताया कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो 2030-31 तक 30 मिलियन टन दलहन फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करना है, और उसमें अपने बलबूते पे, अपने घरेलू उत्पादन के बलबूते पे उसको सुनिश्चित करना है। तो हम संपूर्ण प्रयास हमारा ये रहेगा कि किसान भाइयों तक अनुसंधान को हम इसमें बढ़ावा देंगे, जितना हो रहा है उससे भी आगे लेके जाने का प्रयास हमारा रहेगा। साथ साथ उच्च गुणवत्ता का बीज कैसे जो बीज उत्पादक संस्थाएं उनके माध्यम से पैदा किया जा सके और उसको अच्छी तरीके से भंडारित करते हुए और अच्छी तरीके से ट्रीट और पैक करके किसानों तक पहुंचाया जा सके। और जो किसान भाई इसमें रुचि दिखा रहे हैं उनको कैसा सस्ता बीज पहुंच सके, छोटे जो किसान हैं उनको कैसे मिनी किट्स या सस्ते बीज के माध्यम से उनको उनमें रुचि बनाई रखें। उसके बाद जब वो उत्पादन अच्छा हो जाता है, और साथ साथ जो हमारा एक जो डेमोन्स्ट्रेशन का कंपोनेंट है, जो भी नई प्रजाति आती है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं किसानों तक, उसको पहुंचाने के लिए देखिए अनुसंधान तो बहुत होता है, लेकिन उसको पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अनुसंधान करना और बीज पहुंचाना 2 अलग अलग संस्थाएं द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन का रोल है, जिसमें हमारे KVKs हैं, ICAR के इंस्टीट्यूट है, उसको भी बहुत बल दिया जाएगा कि नई प्रजातियों का सारे घटकों को मिला के एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किसान को दिया जाए, ताकि वो दलहन की फसलों में अपना रुझान उनका बढ़ सके। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी बात है, जो एग्रीकल्चर AIF स्कीम है हमारी, है जो मशीनरी है, जो स्वयं के माध्यम से किसानों को इसको कैसे पहुंच सके, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो सके। और अंत में अगर हम बात करें तो अंत भला तो सब भला, अगर हम किसानों को अच्छा मूल्य, हम जो किसान की जो सरकार की मंशा है वो पहुंचा भी रहे हैं और पहुंचाने में सुनिश्चित हो गए, तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम इसको लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। केंद्र सरकार इससे जुड़े एक एक पहलू पर गौर कर रही है और उस पर कार्य किया जा रहा है, और किसानों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि किसान भी इसमें आगे बढ़कर साथ दे, योजनाओं का लाभ ले और जो दलहन है उसके उत्पादन की ओर अपना जो रुझान है उसे बढ़ाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ पर्यावरण को, हमारी सेहत को और किसानों की जेब को होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेंद्र, डॉक्टर चंद्रमोहन और राहुल जी, आप सभी इस कार्यक्रम में चर्चा में हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो विचार विमर्श कार्यक्रम में आज आपने जाना दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कार्यक्रम से जुड़े कुछ सुझाव अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल ID नोट कर ले, vicharvimarsh08@gmail.com। साथ ही आपको बता दें कि विचार विमर्श कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे।
इसी के साथ विचार विमर्श की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अंग्रेज अगर हाथी हैं तो हम चींटी